डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है दोहरे निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है और एकेडमिक एग्ज़ाम में चाहे कंपटीशन हो या किसी तरीके का एग्ज़ाम हो, हर हाल में आपको दोहरे निषेचन से एक क्वेश्चन तो तय रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट दोहरे निषेचन को समझ ही नहीं पाते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको शुरू से अंत तक दोहरे निषेचन, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन, हर एक बात को हम समझाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो आप डायग्राम जो देख रहे हैं ये है एक्चुअली क्या, इसमें दो पार्ट लिया गया है। देखिए ये जो पूरा का पूरा, पहले सबों का नाम सुन लीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जिस पे ये पॉलिन ग्रेन आकर के है, परागकण आया है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वर्तिका। ये में भी हो सकता है ठोस, या इसके अंदर खोल भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। और ये जो अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसको बोलते हैं अंड या अंडाशय। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं आपको स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी। आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ये एक मादा पुष्प के मादा पार्ट का ये क्या है, अंग है। ये पॉलन ग्रेन आया है, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि इस तरीके का होता है पॉलन ग्रेन। और हम अपने वीडियो में क्या किए कि पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही लप गया, इतना लपना इसका ठीक नहीं था। इनको ज़रा हिसाब किताब से ठीक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही होता है, इस तरह से। और एक तरफ हल्का सा ये क्या होता है, स्वेलन होता है, और बाकी ये क्या होगा इस तरीके से, ये दो लेयर से इसे घिरा हुआ रहता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं, अब देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं जर्म पोर, इसको बोलते हैं जर्म पोर बोलते हैं। यही जर्म पोर आगे करके आप देख रहे हैं कि इस पर ऐसे ही नीचे की ओर वर्तिका वाले पार्ट में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये बनाते चला गया है। ट्यूब जैसा ये स्ट्रक्चर, नली जैसा स्ट्रक्चर बना कौन रहा है, ये परागकण। ये कौन है, परागकण बना रहा है, ठीक है। तो परागकण कोई नली बना है तो उसको क्या नाम देंगे, पराग नलिका नाम देंगे। तो पराग नलिका है। किसमें ये नली बनाने का काम कर रहा है, वर्तिका में। वर्तिका ठोस भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। तो ठोस होगा तो ये केमिकल के जरिए क्या करेगा, ये रास्ता अपना बनाता चला जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब परागकण ये आएगा इस पर वर्तिकाग्र पे, तो ये दोनों का मिलन होगा। किसका किसका, ये पराग का और ये जो पूरा का पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं ये स्त्री केसर का। तो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र जो है ये दोनों आपस में क्या करेगा, संकर्षण करेगा, रिएक्शन करेगा, तभी ना जाकर के ये पॉलन ट्यूब बनाना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो होगा क्या कि इस पे जो पानी होगा, ये पानी को सोखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। कौन सोखना शुरू कर देता है, परागकण। तब परागकण जब पानी को जब शोषित करता है तो इसका परिणाम क्या होगा। आप देखिए इसके अंदर जब पानी जब जाना शुरू हो जाएगा ये परागकण के अंदर, तो ये वाला पार्ट जो है वो बढ़ना धीरे धीरे क्या कर देगा, शुरू कर देगा ऐसे। और ये पार्ट जो इंटाइन वाला अंदर वाला जो पार्ट है जिसको इंटाइन बोलते हैं, ये जनन छिद्र के, जिसको हम यहाँ जर्म पोर लिख रहे हैं, ये जनन छिद्र से निकल करके क्या होगा, एक नली जैसा संरचना बनाएगा। इसको बोलते हैं पराग नलिका का निर्माण होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हमारा एक टॉपिक ये भी है, पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी यहाँ में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, इसी को बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। और ये जो क्वेश्चन है आपको आते रहता है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है, तो आप इसको लिखिएगा कैसे। तो कैसे लिखिएगा, तो चलिए हम उस पर भी हम बात कर लें। आप ऐसे लिखिएगा, पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसको पराग का मतलब पॉलिन, स्त्री केसर का मतलब पिस्टिल, और संकर्षण को बोलते हैं इंटरैक्शन, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलेगा तो क्या करेगा। तो देखिए स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह सही और गलत प्रकार के पराग कणों को पहचान ले
अब मान लीजिए जाए कि ये जो स्त्री केसर का ये वाला जो पार्ट है वर्तिकाग्र, ये मान लिया जाए कि है मैंगो का, ठीक है, और इस पे पॉलन ग्रेन यानी परागकण आ गया है किसको, गुआभा का यानी अमरूद का। तो इस पर इसको पॉलन ट्यूब ये जो है ना पराग नलिका बनाने नहीं देगा, क्योंकि इसकी क्षमता होती है खुद वाला पहचाने का, क्योंकि इस पे जो केमिकल लगा हुआ होता है ना इसके जस्ट अपोजिट वाला होता है, तो केमिकल से एक दूसरे को ये क्या कर लेता है, पहचान लेता है। तो इसकी खुद अपनी वर्तिकाग्र की ये क्षमता होती है कि कौन खुद का एक ही जाति का परागकण है कि अलग अलग जाति का क्या है, परागकण है, इसकी अपनी क्षमता होती है। तो वही स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह सही और गलत प्रकार के परागकणों को क्या कर ले, पहचान ले। सही प्रकार का होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा, गलत प्रकार का होगा तो नहीं बनेगा। तथा सही प्रकार के परागकणों को ही क्या करता है, अंकुरित होने दे, यानी पॉलन जो पराग नलिका है वो बनाने दे। जब सही रहेगा तो स्वीकृति मिलेगी, तो स्वीकृति के बाद परागकण अंकुरित होते हैं। ये जो परागकण है इस पर अंकुरित होना क्या हो जाएगा, शुरू, यानी ट्यूब ये नलिका बनाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई, ये वाला पार्ट तो वर्तिकाग्र का है, होती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है। नीचे ये जो अंड वाला जो पार्ट है ये, ठीक है ना, कहाँ तक पहुंचती है, भ्रूण कोष तक पहुंचती है, जहाँ क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम हटा लें। देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पराग स्त्री केसर संकर्षण। जब ये खुद का पहचान लिया, पानी को शोषित कर लिया, तो इसका ये जो नली है पराग नलिका बनना जब शुरू हो गया, तो ये पराग नलिका यहाँ से होते हुए ये भ्रूण कोष है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये भ्रूण कोष है। सारा फंक्शन यही है, निषेचन यही होगा, क्योंकि यही अंड सेल है ये वाला, ठीक ना, अंड कोशिका ये यहीं पर है आपके पास। तो ये भ्रूण कोष है, ये भ्रूण कोष तक पहुँचेगा, ये है भ्रूण कोष तक, यहाँ क्या करेगा, पहुँच जाएगा यहाँ से। और इसमें होता है मेल गैमेट, दो होता है नर युग्मक, तो नर युग्मक भी इसी रास्ते से जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो देखिए नर युग्मक यहाँ से आते हुए कहाँ नर युग्मक पहुँच चुका है, यहाँ तक। दो नर युग्मक होता है, एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, यानी दो मेल गैमेट यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, आगे की घटना फिर हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ, तो देखिए, तो जहाँ भ्रूण कोष तक पहुँचती है, जहाँ निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका इसको बोलते हैं, सहायक कोशिका नहीं बोलते हैं। सहायक कोशिका जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिनर्जिड्स। नीचे जो एक सेल ये होगा ना, इसका दोनों तरफ एक बॉडीगार्ड होता है ऐसे, इसी को बोलते हैं सहायक कोशिका। और ये हो गया अंड कोशिका, ये हो गया कौन सा, अंड कोशिका। ये भ्रूण कोश की संरचना में है, फोटोग्राफ में हम बता रहे हैं आपको कि बीजांड द्वारे हिस्से पर। अब ये जो ओव्यूल देख रहे हैं इस तरीके का संरचना, तो ये आगे वाला जो रास्ता है इसका नाम है बीजांड द्वार। हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्च, ये जो होता है ना, ये अंड हो गया, और बगल में हो गया ये कौन सा, सहायक कोशिका। इसमें उंगली नुमा ऐसे ऐसे निकला हुआ एक स्पेशल तरीके की संरचना होती है, जिसको बोलते हैं तंतु रूप समुच्च। और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि तंतु रूप समुच्च कहाँ मिलता है, तो ये होता है सहायक कोशिकाओं में होता है। समझे, याद रहेगा तो व्हाट्सएप के आप प्लान नहीं करिएगा, यहीं से सीख जाइएगा, ठीक है। तो तंतु रूप समुच्च पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। ये हम और क्लियर करेंगे तंतु रूप समुच्च के बारे में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि तंतु रूप जो समुच्च है ये आपको मिलेगा कहाँ, ये मिलता है सहायक कोशिका में। और विशेष रूप से भ्रूण कोश पे एक हम वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए नहीं है, सब नौटंकी नहीं है,
मेरे जाकर के सर्च कर करके आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं ऐसे। हाँ, देखिए इसमें क्या है। वर्तिकाग्र पर पराग कणों के गिरने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को हम कहते हैं पराग स्थिरीकेसर संकर्षण कहते हैं। और ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी ये जो ये लास्ट पॉइंट हो गया समरी। यदि आप चाहते हैं कि हम एक ही लाइन में लिख दें पराग स्थिरीकेसर संकर्षण, तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्तिकाग्र पे, यानी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, पराग कण आया, वहाँ से जाकर के वो क्या हुआ, अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद जब भ्रूण कोश तक पहुँचा तो वो संपूर्ण क्रिया कहलाएगा पराग स्थिरीकेसर संकर्षण। तो वर्तिकाग्र पर पराग कणों के गिरने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को हम एक साथ बोलते हैं पराग स्थिरीकेसर संकर्षण बोलते हैं। अब फोटोग्राफ के जरिए समझिए। देखिए, पराग स्थिरीकेसर संकर्षण केवल वहीं आपका फिनिश नहीं हो गया, फिनिश हुआ गया से। देखिए, यही बात हम भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि पराग कण आ गया इस पे, किस पे, वर्तिकाग्र पे। स्ट्रक्चर संरचना याद रखना है, ये आ गया, इस पे अंकुरित हुआ। तो अंकुरित होकर के इसका जो पराग नलिका जब कहाँ पहुँच जाए, भ्रूण कोश तक, तभी हम कहेंगे पराग स्थिरीकेसर संकर्षण। इतना घटनाओं को एक मिला करके हम कहते हैं पराग स्थिरीकेसर संकर्षण। ये पराग नलिका बना क्यों है, इसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, जो अभी हम समझा चुके हैं। अब जितनी घटनाएं होंगी वो घटनाएं घटेगी यहाँ ओवरी में, यानी गर्भाशय वाला क्षेत्र में, और स्पेशली कहाँ, ये भ्रूण कोश में। ये कहाँ होगा, भ्रूण कोश में। तब भ्रूण कोश की सारी बातें हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो चलिए भ्रूण कोश पे हम डिटेल में बात करते हैं। जरा इनको हम हटा दें। यहाँ तक जब आप कंटिन्यू कर ही लिए हैं तो थोड़ा मेरे वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक की घटनाएं हम बात कर रहे हैं। सभी सेल कोशिकाओं का आपको नाम याद होना बहुत जरूरी है। ये सहायक कोशिका है, जो आप ये तीनों पर नज़र डालिए। आपको जो यहाँ 3 दिख रहा है, ये एक्चुअली है कैसे, बीच में है ये एक सेल, हीरो यही है। ये है कौन सा, एक सेल या अंड सेल। इसके बगल में हो गया ये कौन सा, सहायक कोशिका। ये दोनों सहायक कोशिका, और इसी सहायक कोशिका में उंगली जुमा नुमा जो स्ट्रक्चर आपको जो मिला हुआ है, इसी को बोलते हैं हम तंतु रूप समुच्च बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तंतु रूप समुच्च। तो ये जो पॉलन ट्यूब का ये आ रहा है पराग नलिका, उसको दिशा निर्देशित यही अट्रैक्ट करेगा। कहे इधर से पॉलन ट्यूब ऐसे आ रहा है ना, तो ये कहेगा आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। ऐसे बोलते हैं ना गाड़ी वाले को हम लोग कि इधर 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 दाहिने बाएं। तो और ये जो दरवाज़ा है ना, ये वाला, इसी को बीजांड द्वार बोलते हैं। इधर दरवाज़ा नहीं था, इधर दरवाज़ा रहता तो इधर से नहीं घुस जाता, इधर दरवाज़ा नहीं था। बीजांड द्वार, अंग्रेजी में बीजांड द्वार को बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो ये दिशा निर्देशित किया कि आओ भाई मेरे तरफ आओ। ये अट्रैक्ट किया कुछ केमिकल से, तो केमिकल से ये अट्रैक्ट किया तो इधर ही चला गया। अब ये जब जाएगा तो एक सहायक कोशिका को बलिदान देना पड़ेगा, बेचारा वो भ्रष्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अब इसके अंदर है कौन, इसके अंदर है दो गो मेल गेमिट है, दो मेल गेमिट है। ये दोनों मेल गेमिट इधर से ही तो आ ही रहा है। इसके आगे भी एक होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये छोट को जो दिखा रहा है ना, ये इस तरीके का होता है। इसको कायिक केंद्रक बोलते हैं। ये दिशा निर्देशन में ही बेचारा आगे बढ़ते रहता है और उसका कोई ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन है ये मेल गेमिट का। जब कभी भी कोई गेमिट हो तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें हाफ नंबर ऑफ क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। गेमिट हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड नहीं समझते हैं तो हमारे सारे वीडियो को देखिए और समझिए।
जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो हैप्लॉइड कहेंगे, और जब क्रोमोजोम्स पेयर में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ गया। इसमें अब ये क्या करेगा, एक मेल गेमेट जा करके मिलेगा किससे, एक सेल से, अंड कोशिका से। मेल गेमेट यानी नर युग्मक, मेल गेमेट का मतलब नर युग्मक। तो यहाँ आपने क्या देखे कि जो एक नर युग्मक था, नर युग्मक ये जाकर के मिला किसके साथ, एक सेल के साथ, यानी अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ। तो जब ये अंड कोशिका के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा जाइगोट। ये थोड़ा सा ज़्यादा भंडारा टाइप का हो गया, अरे यार हट जाओ तुम, हाँ ठीक है, ऐसे ये बनाएगा जाइगोट। ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट। ये है आपको हैप्लॉइड, अंड कोशिका भी होता है हैप्लॉइड, तो जाइगोट क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड, समझ गए। और यही जाइगोट आगे चल करके ना बीज बनाता है। ये जब डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, ये सब यानी एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो इसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ देखिए नर युग्मक का अंड कोशिका से मिल जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ के मिलन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो एक बार निषेचन यहाँ हुआ। ठीक है, अब इधर से जैसे जैसे ये आ रहा था ना, कौन, ये मेल गेमेट यानी नर युग्मक आ रहा, जैसे होता है ना कि दूल्हा चला घर से मौरी वरी पहन के, तो दुल्हन के घर में भी कुछ फंक्शन होते रहता है। ठीक है, तो इधर से रास्ता से जब ये आ रहा था तो इसके अंदर ही जो दोनों पोलर न्यूक्लियस है जो अलग अलग था, ये कहेगा कि भाई उधर से आ रहा है तो हम दोनों मिल जाओ। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके एक हो जाएगा। ये सब था पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक। एक ध्रुवीय केंद्रक भी दूसरे ध्रुवीय केंद्रक से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के जब एक हो गया तो एक हो गया। ई भी एन है और ई भी एन है तो ये क्या हो जाएगा, एन। अब ई बना लेगा द्वितीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, द्वितीय केंद्रक। द्वितीय माने सेकेंडरी, और केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, यानी ये द्वितीय न्यूक्लियस बना देगा, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस। नीचे लिखे हुए हैं द्वितीय केंद्रक, घबराने की बात नहीं है। ये दोनों मिल गया। तो जो दूसरा मेल गेमेट इधर से है, ये भी तो इसी रास्ते से अंदर घुसेगा और मिल जाएगा इन दोनों से जो मिला है। तो दूसरा नर युग्मक, ये नर युग्मक है, नर युग्मक यहाँ मिला। तो ये दोनों मिल करके बना देगा क्या, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म बनाया। तो ये है 2n और ये क्या है, n। तो ये हो जाएगा क्या, 3n। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यही एक प्लांट में एक कोशिका है जो होता है ट्रिप्लॉइड, और कई बार सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इंतज़ार नहीं करिएगा, बना लीजिएगा सवाल। ठीक है, तो ये अब यहाँ भी एक नर युग्मक एक द्वितीय केंद्रक से मिला, तो यहाँ भी तो फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, निषेचन हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही भ्रूणकोश में दो जगह, एक ही भ्रूणकोश में दो जगहों पे निषेचन की क्रिया हो रहा है। पहला निषेचन का क्रिया और दूसरा निषेचन का क्रिया। तो एक ही भ्रूणकोश में दो निषेचन की क्रिया हो तो ऐसे ही को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दोहरी निषेचन। दो बार निषेचन, दोहरी निषेचन, अंग्रेजी में हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम स्थिर से सुनिए, सब समझ में आएगा, समझ में आ रहा होगा, समझ गए। अब यहाँ कुछ जो कंटेंट लिखे हैं किताब की, आप अपने परीक्षा में लिख सकें तो उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, पराग नलिका भ्रूणकोश में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। प्रवेश करने का तो एक रास्ता ये था, बीजांड द्वार। तो सब ये कॉमन होता है क्योंकि यहाँ रास्ता आसान होता है। तो चलिए, बीजांड द्वार से प्रवेश किया तो इसको कहेंगे हम पोरोगेमी कहते हैं। और ये अधिकांश जो आवृत्त बीजी पौधे हैं, कैजुरीना, इन सबों में आपको पोरोगेमी टाइप का दिखने को मिलेगा। सब ऑब्जेक्टिव है ये सब।
ऑब्जेक्टिव यानी एक एक नंबर का जो मल्टीपल चॉइस आता है वहाँ बीजांड द्वार से घुस गया पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ट्यूब यानी परागनलिका, तो उसको हम कहेंगे पोरोगेमी। ये ऊपर ही से इधर से घुस जाता था, इधर वाले को बोलते हैं चैलेजा, तो चैलेजा के द्वारा घुसता तक बोलते हैं चैलेजोगेमी। और यदि बीच से ऐसे घुस जाता आ जाता तो इसको बीजांड वृंद या अध्यावरण बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मीजोगेमी। बीच से ये देखा जाता है कि इसमें कुकुरबिटा में, कद्दू में ऐसा देखा जाता है। तो ये जो महोदय हैं ये कौन, ये जो आ रहा है परागनलिका 3 तरीके से भ्रूण कोश के अंदर जा सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन है बीजांड द्वार वाला, जिसको बोलते हैं पोरोगेमी बोलेंगे। यदि उधर से चला गया तो ये पोरोगेमी का ही फोटोग्राफ है। सेकंड हो गया चैलेजा के थ्रू, यानी ऊपर से वो चैलेजा वाला पार्ट है, तो चैलेजोगेमी। और कहीं बीच से ऐसे ऐसे चला गया तो ये कहलाएगा बीजांड वृंत या अध्यावरण द्वारा यदि हो गया तो इसको बोलेंगे मीजोगेमी। यानी 3 साइड से जो परागनलिका है वो भ्रूण कोश के अंदर क्या कर सकता है, जा सकता है। बीजांड द्वार से पोरोगेमी, चैलेजा से चैलोजोगेमी, और बीच वाले इंटेग्मेंट वाले पार्ट से तो वो कहलाएगा मीजोगेमी। यानी उसको हिंदी में कहते हैं बीजांड वृंत या अध्यावरण। अध्यावरण इंटेगमेंट का ही हिंदी वाला फॉर्म है, इंटेगमेंट अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि थ्रू फ्यूनिकिल या इंटेगमेंट। ये इंटेगमेंट इस तरीके से यहाँ निकला रहेगा, थोड़ा हार्ड होता है, ये कॉमन मोस्ट नहीं होता है, लेकिन ये कद्दू में देखा जाता है, कुकुरबिटा में देखा जाता है। समझ गए। जो आप यहाँ कंटेंट आप देखे हैं, इसी कंटेंट का अब हम चर्चा लिखित फॉर्म में कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम के लिए सुविधाजनक हो। ध्रुवीय मिला, द्वितीय केंद्रक बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे बात कर रहे हैं, इसे पढ़ा चुके हैं, इनको थोड़ा जूम कर लें और ऊपर से आप कंटेंट को क्या करते जाइए, देखते चले जाइए। सब पढ़ा चुके हैं। भ्रूण कोश के अंदर पहुंचने के बाद परागनलिका से नर युग्मक बाहर निकल जाता है, तो रह करके क्या करेगा, उसमें निकलेगा बाहर, ठीक है। किससे मिलेगा, अंड कोशिका से नर युग्मक मिलेगा, तो युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कह रहे थे, आप लिखिएगा युग्मनज। ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड है, तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। और ये प्रथम निषेचन है, तो इसको बोलते हैं, एक्चुअली यही मेन आपको फ्रूटफुल होता है, तो इसको बोलते हैं संयुग्मन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सीनगेमी। तो ये पहला इवेंट हुआ निषेचन का। और ये जब अंड कोशिका, जब आपसे ये पूछ जाए कि सत्य निषेचन क्या होता है, तो बोलिएगा कि जब अंड कोशिका नर युग्मक के साथ मिल करके युग्मनज का निर्माण करे तब उसे हम सत्य निषेचन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए, जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक था वो दोनों मिलकर के क्या बनाया था, द्वितीय केंद्रक। कैसा था, डिप्लॉयड हो गया था, क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक हैप्लॉयड मिलकर क्या बनाया, डिप्लॉयड। दूसरा जो नर युग्मक था वो मिला तो क्या बनाया, प्रारंभिक भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड। तो इसमें 3 एक साथ मिला, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 मिला था, तब ये बना था सेकेंडरी द्वितीय केंद्रक। तो 1, 2 और ये तीसरा 3 मिला, तो इसको बोलेंगे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। अब आपसे पूछेगा कि त्रिसंलयन किसको बोलते हैं, तो जब 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस, कितना ध्रुवीय न्यूक्लियस, दो ध्रुवीय न्यूक्लियस और एक नर युग्मक मिल करके क्या करता है, प्रारंभिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है, तो वैसे को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। यानी त्रि माने 3, संलयन का मतलब मिक्स हो जाना, 3 को एक साथ मिल जाना, और तभी ये बनाया क्या, ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन, ये दूसरा इवेंट था। तो आपने एक भ्रूण के कोश के अंदर 2 तरीके का फर्टिलाइजेशन देखा, 2 तरीके का फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इन दोनों को एक साथ मिला करके हम दोहरे निषेचन कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये बोर्ड में क्या किया जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। ना याद रखिए तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर क्या हुआ, द्विगुणित हो गया, युग्मक बनाया, तथा द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। ये सब
जो है ना वो साधारण बच्चों के लिए है। जब भी बायोलॉजी में डायग्राम नहीं बनाइएगा, फोटो नहीं बनाइएगा, तब तक आपको नंबर उठने वाला नहीं है। नंबर दे दिया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान हासिल करना है तो ये सब ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ये दोहरा निषेचन हो गया, ठीक है। ये पूछता ही पूछता है ये क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। अब आ जाइए, द्वि निषेचन की खोज किसने किया था? नवासीन ने किया था। ये हिस्ट्री हो गया, 1898 में किया था, ठीक है। उन्होंने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम द्वि निषेचन का क्या किया था? पता लगाया था। किसने? नवासीन ने लगाया था। ये आपको बीपीएससी सब के लिए ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूरा का पूरा कंटेंट आपको हम सब बता ही दे रहे हैं, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल हमारे वीडियो को देखिए, समझिए और समझ में आ जाएगा। यदि मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9155 कितना बार 5 440। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। जो हम पढ़े हैं बस वही लिखा हुआ है। द्वि निषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा। नर युग्मक के अंश से संलयन के फलस्वरूप जायगोट बनता है। देखे ही, इस प्रकार के निषेचन को हम युग्मक संलयन यानी सप्त निषेचन कहते हैं। दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है तथा प्राइमरी भ्रूण कोष केंद्रक बनाता है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। चूंकि इसमें कितना मिल रहा था? चूंकि इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है, 2 पोलर केंद्रक होता है यानी ध्रुवीय केंद्रक, तथा तीसरा नर युग्मक। बायोलॉजी में ना बड़ी नाम हो जाता है एक ही चीज़ का, हरी का 1000 नाम की तरह। ध्यान में रखिएगा किसको क्या क्या कहते हैं। देखिए, 2 पोलर केंद्रक, किसी को हम ध्रुवीय केंद्रक कह रहे थे, इसी को पोलर न्यूक्लियाई कह रहे थे। तो एक ही चीज़ का कई नाम होता है, तो ध्यान रखिएगा। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। इसमें त्रिगुणित केंद्रक बनता है। इस प्रकार के संलयन को हम त्रिसंलयन कहते हैं। अब दोहरा निषेचन होगा तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि दोहरे निषेचन के महत्वों को लिखिए, तो लिख दीजिए क्या होता है। यदि पौधे में केवल संयुग्मन होता है और त्रिसंलयन नहीं होता है तो भ्रूणकोष नहीं बनेगा और उसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूणकोष वाला बीज बनेगा और वैसा बीज क्या होगा? भ्रूणहीन होगा। द्वि निषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूणकोष का क्या होता है? निर्माण होता है। भ्रूणकोष बनेगा नहीं तो फिर अगला जनरेशन आएगा नहीं। भ्रूणकोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। भ्रूणपोष पढ़िएगा, कोष नहीं। मातृ एवं पितृ गुण सूत्र पाए जाते हैं। अतः भ्रूणपोषीय कोशिकाओं में संकर ओज हाइब्रिड विगर के कारण शरीर क्रियात्मक आक्रामकता दिखाती है। तो ये सब आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्या हो गया? आंसर हो गया कि दोहरे निषेचन का महत्व क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक के। दोस्तों के बीच में भी हमारे वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हम स्टॉप करते हैं।